हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को आपको जिस्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ कौन से पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है इट इज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस। उसी के साथ जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वो चाहे आपका यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, उसी के साथ ये जो एनालिसिस है वो अलाइंड है। इसी के साथ हमारा जो टीम है जो इस पीडीएफ को प्रिपेयर करता है या फिर जो हम इसको प्रेजेंट करते हैं, इन सभी का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एग्जाम का, वो चाहे यूपीएससी का हो या फिर एपीएससी का हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस का हो, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का, उसके लिहाज से हम चीजें आपको बताएंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि चीजें हम आपके समक्ष एग्जैजुरेट ना करें, आपको डराए नहीं कि इतना ज्यादा पढ़ना है या फिर ऐसे पढ़ना है। पढ़ना तो हमें ज्यादा है ही, लेकिन उसको अगर हम सही ढंग से पढ़ते हैं और सिलेबस के मुताबिक, ओके, और क्वेश्चन पेपर का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर पढ़ते हैं, तो हमारा एग्जाम का क्लियर होना आपका बहुत दूर निश्चित रहेगा। और आपका हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, लक, ये तीनों जब फैक्टर्स आपकी अलाइंड हो जाएंगी तब आप ऑफिसर बन जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। बाकी इसमें एडमिशन का डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। आप अगर हमारे क्लासरूम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स को परचेस कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, एग्जाम के लिए अभी 1 साल है यूपीएससी का और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का इंक्लूडिंग एपीएससी, तो उसके लिए फाउंडेशनल कोर्स बेटर रहेगा, जिसमें हम आपको चीजें बारीकी से समझाएंगे। हर सब्जेक्ट आपका, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोसाइटी हो, पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, आईआर हो, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, और आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स हो, या फिर जो जीएस पेपर 5 है आसाम स्पेसिफिक जो है एपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, उसको भी हम बारीकी से कवर करेंगे। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम चीजें सिर्फ आपको इन ब्रीफ समझाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि आपको ऑलरेडी आपने कहीं से कोचिंग लिया होगा या फिर आपने सेल्फ स्टडी की होंगी, तो उसके साथ हम आपको ये वैल्यू एडिशन के तौर पे देते हैं और आपको ये भी सिखाते हैं कि आप कौन से लाइन में पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एग्जाम क्लियर होगा। ओके, बाकी जो भी कोर्स का हाईलाइट है उसको इस पे मेंशन किया गया है, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। कोई डाउट रहता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर में, जो है 6002417488। ध्यान रखिएगा, हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो हमने आज ये 17 जून का एनालिसिस हम देख रहे हैं। तो कल हमने एक एनालिसिस, मतलब कल के पेपर का 16 का, ओके, कल के या फिर कल के नहीं, 2 दिन पहले का, ओके। तो उसमें हमने देखा था आपके अबाउट इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से 1975 25 जून को। तो अभी उसमें हमने देखा कि इमरजेंसी लगाने की क्या वजह थी, कैसे कन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय का जो गवर्नमेंट था जुडिशरी के साथ, ओके, फिर आपके जो सिविलियन पॉपुलेशन थी, अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके साथ। तो उन रीजंस की वजह से इमरजेंसी लगाया गया था और उसी के बाद इमरजेंसी का क्या आपका रिप्रकशंस देखने को मिला और इमरजेंसी से देश ने क्या लेसन लिया, जो नेक्स्ट रूलिंग पार्टी आई उन्होंने क्या लेसन लिया और कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन किया अंडर 44th अमेंडमेंट। तो वो चीजें हमने देखी। तो अभी 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी होने वाला है, तो इसीलिए ये आर्टिकल लगातार बना हुआ है। तो अभी इसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि इमरजेंसी का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रूट्स क्या था। ओके, तो मैं इसमें आपको समरी वाइज चीजें बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखिएगा कि आपका 1967 से इंदिरा गांधी जी ने देश का शासनभार संभाला था, पीएमशिप उन्हें मिला था। उसके बाद 1971 का इलेक्शंस में भी उन्होंने बहुत ही पॉपुलैरिटी के साथ इलेक्शंस में विजेता प्राप्त की थी। उसका रीजन ये था कि 1971 में आप देख सकते हैं जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था, जिसके तहत बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, उसमें हमने अपना जो हिम्मत है, अपना जो वेलोर है, वो हमने दिखाया। तो इसीलिए भी उस समय का गवर्नमेंट का पॉपुलैरिटी ज्यादा था। फिर 1969 में, ओके, 14th जो आपके कमर्शियल बैंक थे, प्राइवेट कमर्शियल बैंक, उनको आपका पब्लिक सेक्टर में ला दिया गया।
मीन्स नेशनलाइज कर दिया गया था 1969 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया। देन जो प्रीवी पर्स का सिस्टम था, प्रीवी पर्स मतलब क्या था कि जो आपके प्रिंसली स्टेट थे आजादी के बाद, उनको भारत में शामिल होने के लिए उनको कंसेशन दिया जाता था। ओके, तो उसी को कहा गया था प्रीवी पर्स। ये एक पेंशन की तरह ही, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑनरेरियम था, कि जो रजवाड़े थे, राजा के फैमिली के थे, उनको एक आपका गवर्नमेंट की ओर से ऑनरेरियम प्राप्त होता था। तो इन सभी अभी जो प्रीवी पर्स था, ये इनइक्वालिटी को दर्शाता है कि देश के अंदर गवर्नमेंट किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे रही है। तो इनको भी क्या किया, इसको भी क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने हटा दिया। फिर आपका 10 पॉइंट प्रोग्राम लिया गया था 1967 में, ताकि आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाया जा सके। तो इसी वजह से क्या है, इंदिरा गांधी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ा था। प्लस जो लोगों का एक्सपेक्टेशन था इंदिरा गांधी जी से, आपका पॉवर्टी एलिवेशन हो, या फिर एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, या फिर फूड प्राइसेस जो हाइक हो रही थी उसको कम करना हो, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें 1971 की वार की वजह से हमें भी बहुत सारा आपका इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ा था। तो हमारे जो रिसोर्स थे वो प्लानिंग की वजह डाइवर्ट करने पड़े थे। तो उसी के वजह से क्या हुआ, देश में ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, फूड क्राइसिस हमने देखा ही था 60 से 70 तक। ओके, जिसमें आपके जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे हमारे सेकंड पीएम, उन्होंने कितना एक फॉर्मिडेबल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो तो हमने देखा ही। तो ऑलरेडी जब देश में क्राइसिस था ही, ओके, और हम ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं करते थे, और इंपोर्ट में भी आपका रेस्ट्रिक्शंस था, फॉरेन कैपिटल भी नहीं आ सकता था, तो इसीलिए देश में क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। जो आपके डेली नेसेसिटी के गुड्स थे, जो डेली नेसेसरी गुड्स थे, उनके जो प्राइस था वो हाइक हो गया था। तो इन सभी चीजों की वजह से, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ओके, रूरल डिस्ट्रेस, तो इन सभी चीजों की वजह से क्या हुआ, आपका देश में इकोनॉमिक क्राइसिस दिखाई देने लगी। और उस समय आपके जो गांधीयन लीडर थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने संपूर्ण क्रांति के बारे में भी बोला कि टोटल रेवोल्यूशन लाना चाहिए, जो गवर्नमेंट फेलियर हो रही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा, जो गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, जो एक डिक्टेटोरियल नेचर में तब्दील हो गया था। जैसे 42nd अमेंडमेंट अगर हम देखें तो 1975 25 जून का अगर हम नेशनल इमरजेंसी देखें, ओके, उससे पहले 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था कि उन्होंने इलेक्शंस में मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है, गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या हो गया था कि देश में जो आपके अवेयर लोग थे, ओके, अवेयर लोग में से आप जयप्रकाश नारायण जी या फिर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, आपका प्रोटेस्ट चालू कर दिया। और देश में एक आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कियोटिक सिचुएशन आ गया था। ओके, तो इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए, या फिर इसी सिचुएशन का आपका प्रीटेक्स्ट में जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था। ओके, तो अभी बहुत लोग ध्यान रखिएगा, क्रिटिक्स कहते हैं कि जो फेवर में है उस समय की गवर्नमेंट के, वो कहते हैं कि आपके जो इमरजेंसी था वो जरूरी था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन या फिर केओटिक हो गया था। दूसरा, अगर जो आप देखिए क्रिटिक है जो उस समय की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, वो ये कहते हैं कि उन्होंने उस समय इस चीज का फायदा उठाया। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इसमें इन शॉर्ट जो स्टोरी है उसको समझाने की कोशिश की। तो अभी प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पूछा जा सकता है, इनके संपूर्ण क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है। संपूर्ण क्रांति में आपके टोटल कितने क्रांति लाने थे, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, आइडियोलॉजिकल, तो ये सभी आपके क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, फिर आप नेक्स्ट अगर देखें तो ऐसा कौन सा सरकमटेंसेस थी या फिर परिस्थिति था या फिर ऐसा क्या कॉज था जिसके वजह से क्या हुआ, देश में बहुत ज्यादा अपहीबल देखने को मिला और देश में इमरजेंसी लग गया था। इमरजेंसी जो लगाया था वो कितना दूर जस्टिफाइड है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आंसर लिखेंगे एक बैलेंस तरीके से आपको लिखना होगा। आप एकदम टोटली आप क्रिटिसाइज करके आप इमरजेंसी को कंप्लीटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर दो साइड का आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे तो इमरजेंसी को, उस समय का जो इमरजेंसी है उसको भी जस्टिफाई करने वाले लोग रहेंगे। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, एक बीच का रास्ता लेना है और अल्टीमेटली इसको एक होपफुल कंक्लूजन देना है कि इमरजेंसी चाहे जिस भी वजह से उस समय हुआ हो वो तो हो गया था, लेकिन इससे हमें सीख मिली कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो ड्रॉबैक थे उनको क्या किया गया, रिफॉर्म करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल को और स्ट्रांग बनाया गया।
ओके, तो ये चीजें पूछी जा सकती है। तो ये आपका जो डेट है 25 जून 1975, इसको ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण क्रांति को ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर आप इंदिरा गांधी जी का अर्ली फेज जो था उसको ध्यान में आपको रखना जरूरी होगा। जो बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में बोला, 14 बैंक नेशनलाइजेशन, देन फिर 6 बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था 1980 में, वो भी इंदिरा गांधी जी के समय ही किया गया था। तो उस समय आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इमेज थी गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, सोशलिस्टिक पॉलिसीज लेना चाह रही है, ताकि देश से जो इनइक्वालिटी है, जो इनजस्टिस है, जो गरीबी है, उसको कम किया जा सके। ओके, देन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था 12 जून 1975, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सभी चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके, देन चलिए आगे देखते हैं। ओके, फिर 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार, इन इवेंट को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कभी हमें क्या करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इवेंट्स को आपका चूज करने के लिए दिया जाता है, तो आपको ऑप्शंस चूज करना पड़ता है। ओके, तो इसीलिए इन फैक्ट्स को ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। इसमें आप अपना रीजनल पर्सपेक्टिव भी देखिएगा। आप बीपीएससी दे रहे हैं बिहार से, एमपीपीएससी दे रहे हैं एमपी से, तो उस समय आप इमरजेंसी की वजह से आपके स्टेट में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि आपके स्टेट पीसीएस में स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछी जाएंगी, तो अभी वो अलग से प्रिपेयर नहीं करना है आपको। नेशनल जो इंसिडेंट्स है उसी के साथ स्टेट में क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो देखना जरूरी रहेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर इसमें हमने कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस थे उनको भी इसमें समेटा है। जैसे, डू यू थिंक दैट द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 1975 वाज अ सेटबैक टू इंडियन डेमोक्रेसी? क्या आपको लगता है कि ये इंडियन डेमोक्रेसी का सेटबैक था? ओके, इवेलुएट करने के लिए बोला है, तो आपको ये हाँ सेटबैक था ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ये ऑब्वियसली आपका डेमोक्रेसी को या फिर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को चैलेंज कर रहा था। बट उसकी वजह से ही क्या हुआ कि देश के जनता आपकी उभर के आई। ओके, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को चेंज किया। ओके, तो ये सेटबैक नहीं था, इवन ये क्या था, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन इसने किया था इस इंसिडेंट में। तो वैसे आपको पॉजिटिवली चीजों को देखना है, क्योंकि ऑफिसर होने के लिए आपको जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो रखना जरूरी रहेगा। ओके, बाकी आप देखिए कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें जो उस समय की पीएम जो थी, ओके, उन्होंने कैसे आपका पावर का तो ओवर इस्तेमाल किया था, या फिर आर्बिट्रेरीली इस्तेमाल किया था, या फिर जो उस समय के पीएम थे इंदिरा गांधी जी, उनके बेटे ने बिना इलेक्शंस के ही, ओके, किस तरह से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनमें अपना पावर इस्तेमाल किया था। ओके, मदर के पोस्ट की वजह से। तो इन सभी चीजें से आपको पता लग सकता है कि पावर क्या करता है, करप्ट करता है, और जब एब्सोल्यूट पावर आता है तो वो एब्सोल्युटली करप्ट कर देता है। अभी इसमें पावर से आपका पॉलिटिकल पावर हो सकता है, आपका कैरिस्मेटिक या फिर पॉपुलैरिटी वाला पावर हो सकता है, पैसे का पावर हो सकता है, पोजीशंस का पावर हो सकता है, तो कोई भी तरह का पावर हो सकता है। तो अभी क्या है, पावर जब आता है तो लोगों में क्या है, करप्शन की टेंडेंसीज बढ़ जाती है। ओके, ध्यान रखिएगा, सिर्फ पैसे का आपका सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल करना, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना, वही करप्शन नहीं होता है। पावर में रह के आप रेस्पॉन्सिबली चीजों को नहीं निभाएं तो भी आप वो करप्शन ही कहलाएगा। ओके, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। अभी ये है जीएस पेपर 2 में पूछा गया है, ये इन फ्यूचर ऐसे में पूछा जा सकता है, और जीएस पेपर 4 में भी ये चीज पूछी जा सकती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बैलेंस रिप्रोडक्टिव चॉइसेस विद पॉपुलेशन पॉलिसी पुश। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, आपके कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि जो आपका रिप्रोडक्टिव चॉइस है, ओके, वुमेन का या फिर एक कपल का, वो उनके पास रहना चाहिए। अभी ये आर्टिकल आया क्यों, क्योंकि आपके डिफरेंट क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है या फिर जो एक्ट है उसमें ये लिख दिया जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कि 2 चाइल्ड नॉर्म्स को फॉलो करना है। उससे ज्यादा अगर हुआ तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है या फिर वेलफेयर मेजर्स है वो जो 3rd चाइल्ड है उसको प्राप्त नहीं होगी, या फिर वो जो कपल है उनको प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। ओके, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। ओके, लास्ट मंथ ही ये डिसीजन दिया है कि जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है उसको बैलेंस करना है विद पॉपुलेशन पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी पॉलिसी के जरिए डिक्टेट करने लग जाए कि एक कपल कितने चाइल्ड रखेंगे। ये कपल के ऊपर उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ओके, क्योंकि कपल आज के समय क्या है, एजुकेटेड है, ओके, और अर्बन लाइफस्टाइल है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, आपके पहले के जैसे जो चाइल्ड है
चाइल्ड रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। लाइक हमारे जो ग्रैंडपा है या फिर ग्रैंडमा है, उस समय के जो आपके रिप्रोडक्टिव जो टेंडेंसी था वो अभी नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए क्या है, किसी को 3 चाइल्ड की भी जरूरत हो सकती है, किसी को 4 की भी हो सकती है, किसी को 1 या फिर किसी को 1 भी नहीं। तो उस हिसाब से क्या करना है, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को आपके बैलेंस करना है विथ पॉपुलेशन पॉलिसी। ओके, ज्यादा इसमें क्या नहीं करना है, गवर्नमेंट को पर्सनल ये मैटर हो गया उसमें इंटरवीन नहीं करना है, वही चीज इसमें उभर के आई है। और ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन पॉलिसी जो कंट्रोल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसको इसमें क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि रिसोर्स की स्कैसिटी है। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ता है तो आपका क्या होता है, रिसोर्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, वो चाहे नेचुरल रिसोर्स हो या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स हो। ये सही है, गवर्नमेंट ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया है। लेकिन पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत किसी को कोई राइट्स ना मिलना, वो क्या है, आपके एक कपल के राइट्स के खिलाफ है, उनके रिप्रोडक्टिव चॉइस के खिलाफ है। तो इसमें क्या है, आपका ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट जाता है। तो इन फ्यूचर क्या करेगा, एग्जाम में आपको इन सभी जो इशू बेस्ड चीजें हैं ये चीजें पूछी जाएंगी। ओके, आपको ऐसे कुछ चीजें नहीं पूछी जाएंगी जो पकड़ लीजिए आपके डिस्कशन में नहीं है या फिर कोई उसका डिस्कशन नहीं हुआ है। ओके, तो इसीलिए क्या है, न्यूज़पेपर हम जब पढ़ते हैं ना, तो उससे हमें हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, सिक्योरिटी का हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, अंदाजा लग जाता है कि कौन से पॉइंट से हमें पढ़ना जरूरी रहता है। ओके, अभी समझ लीजिए कि आर्टिकल 21 पूछा अगर गया, क्योंकि ये इसीलिए बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये लगभग न्यूज में रहता ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फंडामेंटल राइट है। ओके, तो इसीलिए हमें चीजों को उस तरीके से देखना जरूरी रहता है। तो अभी आपका डिग्निटी, बॉडीली ऑटोनॉमी, ओके, और मैटरनल बेनिफिट ये मिलना चाहिए अंडर आर्टिकल 21 की 2 चाइल्ड के बाद मैटरनल या फिर मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये क्या है, एक वुमेन का, एक कपल का बॉडीली राइट्स के अगेंस्ट चला जाता है। ओके, तो इसीलिए कोर्ट ने यही कहा है कि एक आपका पर्पोसिव अप्रोच लेना चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। जो पर्पस है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है वो सही है, लेकिन ओके, उस पर्पस की वजह से आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी जो लिंक वाली चीजें हैं वो इसमें मेंशन की गई है, उसको एक बार आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अभी ध्यान रखिएगा, इसमें यूएसए के बारे में बात किया गया है और कंपेयर किया गया है विथ इंडिया। अभी आपका पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, इवन सिलेबस में भी मेंशन है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि यूएस में क्या किया गया है, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने आपका मिलिट्री डिप्लॉय किया है यूएस के सॉइल में। ओके, इट मीन्स आपके लॉस एंजलिस में। ओके, तो लॉस एंजलिस में कुछ आपका इमिग्रेशन को लेके कुछ इशू हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, थोड़ा आपका जो परिस्थिति है वो केओटिक हो गया। तो इसमें क्या किया, आपके जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने मिलिट्री को डिप्लॉय किया। तो अभी ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। ओके, क्यों न्यूज़पेपर में ये डिस्कस हो रहा है, क्योंकि आपका जो यूएसए है वो एक कंप्लीट, एक फुल फेडरल स्टेट है, एक फेडरल कंट्री है। तो फेडरल कंट्री में क्या होता है, जो आपका स्टेट है, जैसे अभी यूएसए में 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट में स्टेट की खुद की पुलिस है। तो जो भी केओटिक सिचुएशन है वो पुलिस खुद हैंडल करेगी, ये स्टेट का मामला है। ओके, इसमें सेंटर इंटरवीन नहीं कर सकती है एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ओके, तो अभी क्या किया गया, यूएसए में आपका, यूएसए के सॉइल में यूएस प्रेसिडेंट ने मिलिट्री को डिप्लॉय किया। अभी यूएस में जो मिलिट्री है वो क्यों है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द नेशंस बाउंड्री। ओके, नेशन का बाउंड्री को ही प्रोटेक्ट करना है। नेशन के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो आपके जो डिफरेंट स्टेट के पुलिस है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये एक्सेप्शंस कहाँ लिखा गया है या फिर ये कंस्ट्रेंट कहाँ है, ये आपके पोसे कोमिटाटुस जो एक्ट है 1878 का, उसमें मेंशन किया गया है कि आर्मी, एयरफोर्स इनको आपके सिविलियन पर्पस के लिए या फिर स्टेट में डिप्लॉय नहीं किया जा सकेगा। बाद में जब देखा कि कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है तो क्या होता है, आपका डिप्लॉय करना पड़ सकता है, जैसे कोई आपका टेररिस्ट अटैक हो गया, ओके, या फिर कोई आर्म रिबेलियन हो गया, तो उस समय आपका डिप्लॉय करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपकी स्टेट की पुलिस है वो इस समय आपकी ज्यादा इफिशिएंट तरीके से काम करने में असफल भी रह सकती है या फिर पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, आपका द इंसुरेक्शन एक्ट ऑफ 1792 जो है उसको अमेंड किया गया और अमेंड करके ये सभी प्रोविजंस जोड़ी गई है।
ओके, तो ये नीचे प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं कि कोई अगर रेबिलियन हुआ, इंसरेक्शन हुआ, अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेडरल लॉ हुआ, ओके, सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ, तो क्या कर सकती है, आर्म फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका यूएसए का केस। तो क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ है? तो अगर आप इंडिया का पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल फ्रेमवर्क है उसका जो आर्टिकल 355 है वो क्या कहता है, ये यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। कोई वार लाइक सिचुएशन में कोई एग्रेशन हो रहा है, ओके, जैसे अभी चाइना के पास बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का, तो उधर से एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, तो हमें फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अरुणाचल की पुलिस इसको टैकल नहीं कर सकेगी, ओके, या फिर असमर्थ रहेगी। तो इसीलिए एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस, तो इंटरनल डिस्टरबेंस, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, केओटिक सिचुएशन, तो क्या कर सकती है, सेंटर आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है उनको डिप्लॉय कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा उसको सिर्फ असिस्टिव पर्पस के लिए ही डिप्लॉय किया जाएगा, कि स्टेट पुलिस को डिप्लॉय करे, ओके, सॉरी, स्टेट पुलिस को हेल्प करने के लिए सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फिर मिलिट्री फोर्सेस है उनको डिप्लॉय करे। तो इसमें आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी देख सकते हैं कि आपके जुडिशरी ने क्या इंटरप्रेट किया है कि सप्लीमेंट्री रहेंगी ये फोर्स, रिप्लेस नहीं करेगी आपकी सिविलियन अथॉरिटी को, जैसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है या फिर को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या फिर सब डिविजनल अथॉरिटी है, उनको रिप्लेस नहीं करना है स्टेट में, ओके। तो ये बात कही गई है, और प्लस ये टेम्पररी होगा और ये कैन नॉट बिकम डी फैक्टो रूल ऑफ गवर्नेंस, ओके। तो ऐसा नहीं कर सकती है सेंटर की हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए इनको आपके गवर्नेंस चलाने के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बिठा के रखी है। उनको जब भी रखा जाएगा टेम्पररी बेसिस पे ही रखा जाएगा, जैसे 6 महीने 12 महीने, तो जैसे आप्सपा है उसको 6 महीने में एक्सटेंड किया जाता है। इट मीन्स क्या है, वो परमानेंट नहीं है। तो इसमें आप आप्सपा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, ये जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया आर्टिकल 355 प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ओके। फिर ये जो स्टेटमेंट है ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, ओके। आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना पड़ सकता है और कंपैरिजन करने को भी आ सकता है, तो इसको आप इस तरीके से कंपेयर कीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये वही रटाया आर्टिकल है जिसको मैंने 1-2 महीने पहले ही कवर किया था। तो अभी इसमें क्या है, ध्यान रखिएगा कि हमारा देश का टारगेट है कि बाय 2047 जब तक हमारा गोल है विकसित भारत बनने का, तब तक हमें 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करना है बाय यूजिंग न्यूक्लियर पावर, ओके। न्यूक्लियर मतलब जो सिविल न्यूक्लियर पावर है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। तो अभी उसके लिए हमें क्या करना है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करना है, मीडियम मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करना है, लार्ज मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करना है। तो अभी डेवलप करने के लिए हमें क्या करनी है, जो डिफरेंट न्यूक्लियर मटेरियल्स है उनका सप्लाई लेना है डिफरेंट नेशन से, लाइक जापान से, कनाडा से, यूएसए से, ओके। तो लेकिन अभी उसमें दिक्कत क्या है, हमारे देश में 2 एक्ट है, ओके। उसमें से एक है आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जो कहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ही क्या कर सकती है, न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सकती है, और प्राइवेट अगर जनरेट करता है तो उसको कंट्रोल भी करेगा कौन, आपकी पब्लिक एजेंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी जो रहेंगी, ओके, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत। दूसरा एक्ट है जो है आपका स्लिंडा एक्ट, ओके, जो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट के बारे में बात करता है। तो अभी स्लिंडा एक्ट के तहत क्या है, आपका अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसमें सप्लायर को भी आपका क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा कि सप्लायर को भी कंपनसेशन पे करना होगा, ओके। जो ऑपरेटर है उसको तो पे करना ही होगा, वो प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल रहेगा ही, सेकेंडरीली जो आपके सप्लायर्स है वो भी रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ओके, अगर उन्होंने डिफेक्टिव मटेरियल्स प्रोवाइड किया, ओके। तो अभी क्या है, जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसमें कहीं किसी काल क्या है, कोई डिफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या है, उनके ऊपर लाइबिलिटी आ सकती है, ओके। तो इसीलिए क्या है, जो आपके न्यूक्लियर सप्लायर्स है वो हमारे देश में न्यूक्लियर जो मटेरियल्स है उनको सप्लाई नहीं करना चाहते हैं या फिर डरते हैं कि उनको आपका ये स्लिंडा एक्ट के तहत, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के तहत बहुत ज्यादा कंपनसेशन पे करना होगा। तो इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो स्लिंडा एक्ट है इसको रिफॉर्म किया जाए और जो लाइबिलिटी का क्लॉज है उसको थोड़ा आपका ईज किया जाए। लेकिन अब अभी अगर उसको ईज किया जाता है तो आप इसमें, हम पास्ट में अगर देखें 1984 में जो ट्रेजिक भोपाल गैस ट्रेजेडी था, फिर चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर था आपका 1986 में, फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर था 2012 में, ओके। तो वैसे डिजास्टर्स क्रिएट हो सकता है इन फ्यूचर, और क्या है, आपका बेटर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जो स्लिंडा जैसे एक्ट है इसको जब भी अमेंड किया जाए तो इसको
आपके सप्लायर या फिर आपके ऑपरेटर की पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि जो पॉपुलेशन है उसकी पर्सपेक्टिव से ही इसको अमेंड किया जाए। ओके, ताकि जो डैमेज है उसको कम किया जा सके, कंपनसेशन बेटर रखा जा सके। ओके, अगर इन फ्यूचर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो। अभी ध्यान रखिएगा, अभी आपको लगेगा कि मैं क्या इतना स्लेंडर लॉ पढ़ो, नहीं पढ़ना है इसको। ओके, आपको थोड़ा बहुत ही इसका जो प्रोविजंस है उसको देखना है, ताकि एग्जाम में आप मेंस में क्वेश्चन पूछे तो लिख सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये स्लेंडा और एटॉमिक एनर्जी एक्ट बार बार न्यूज में होने की वजह से इस बार एपीएससी में क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी, चर्नोबिल डिजास्टर, देन आपका फुकुशिमा डिजास्टर, इनको आपका असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऐसा कुछ ऑर्डर में प्लेस करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी को लगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीटली करंट अफेयर्स से था, नो डाउट कि आपका इंसिडेंट पुराना था, लेकिन ये जो करंट का न्यूज है स्लेंडा एक्ट को लेके, उसकी वजह से ये चीजें आपको साइड बाय साइड देखनी होंगी, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस इन किसी भी चीज से नहीं पूछा गया, बट इससे पूछा गया जो मेन कंसर्न है। एज ए पोटेंशियल सिविल सर्वेंट कैंडिडेट आपके लिए यही समझना ज्यादा जरूरी है कि इन सभी चेंजेस की वजह से क्या सिविलियंस पॉपुलेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ सकता है। ओके, तो उस हिसाब से आपको चीजें पढ़नी जरूरी है। बाकी इसमें हमें सेक्शंस मेंशन किए हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़िएगा, ताकि अगर मेंस में कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको सेक्शंस एटलीस्ट याद ना रहे तो भी आप इन चीजों को मोटा मोटा लिख पाए, ताकि आपको क्या है 10 में एटलीस्ट 4-5 मार्क्स आप कैरी कर सके, 150 वर्ड में आप चीजों को लिख सके, आप क्वेश्चन को स्किप ना करें या फिर छोड़ के ना आए। ओके, तो इसको एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अभी आपका जो ट्रेजिक एरोप्लेन क्रैश था एयर इंडिया का, उसके बाद फिर हमने देखा कि आपका जो चॉपर था वो क्रैश हुआ था। तो अभी जो चॉपर है, ओके, ये जो चॉपर क्रैश था, मुझे जितना तक ध्यान है उत्तराखंड में था, कुछ दिनों पहले का ही न्यूज है। तो अभी इसमें आपका ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो चॉपर से वो क्यों क्रैश हो रहे हैं। ओके, या फिर पहले भी चॉपर क्रैश की घटनाएं देखी गई है, तो उसका क्या रीजन है, तो इसमें ये चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो आर लो फेयर्स, तो मेकिंग चार धाम चॉपर्स रिस्की। ओके, तो अभी चार धाम के लिए जो चॉपर यूज किया जाता है, चार धाम में आ जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो जो पिलग्रिमेज है, क्योंकि ये आपका जो हार्श टेरेन है, इसके वजह से क्या है, चल के जाने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हेलीकॉप्टर का सर्विस प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, जब हेलीकॉप्टर का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है और जो पिलग्रिमेज है उनकी संख्या ज्यादा है, तो इसीलिए क्या होता है, आपके ज्यादा से ज्यादा आपके पिलग्रिमेज को अट्रैक्ट करने के लिए लो फेयर्स रखा जाता है। ओके, तो इसीलिए क्या है, ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाते हैं, और एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रिप लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जो पायलट है उनके ऊपर। ओके, फिर जो अभी बार बार अगर चलाया जाएगा, दिन में पकड़ लीजिए 10 बार ही चलाया गया, तो इट मीन्स क्या है, जो मेंटेनेंस है उसको नेग्लेक्ट किया गया है। ओके, जो हवा में उड़ने वाली चीज है उसको हर एक आपकी टेक ऑन एंड टेक ऑफ के बाद क्या करना है, आपके जरूरी है कि उसका आपका बढ़िया से जांच हो। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, आपका इन सभी चीजों में ध्यान देना है। अभी चॉपर क्रैश हो, ये क्या है, आपका एक मेन मेड डिजास्टर है, ये एक एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन की फॉल्ट की वजह से ये हुआ है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो इनको नियम बनाना जरूरी है कि जो फेयर है एक मात्रा में रखे, जो ट्रिप है उनको कम करे, जो प्रेशर है उनको घटाए, जो मेंटेनेंस है उसको प्रॉपर रखे, पायलट सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर हो, और जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो आपका स्ट्रिक्टली रेगुलेट करे, जो एक्सपर्ट है उनसे चीजों को कंसल्ट किया जाए। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं इन मोटे मोटे पॉइंट्स में पूरा चीजें डिस्कस हो रही है। इसके अंदर आपको हर चीजें आप पढ़ते हैं तो भी ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो भी एक आप अच्छा आइडिया बना सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि 10 मार्क के लिए आया। ओके, सीधा सीधा तो ऐसा क्वेश्चंस आने का चांसेस कम रहता है, अगर आया भी तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेंस में आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, बस टेम्पलेट्स को याद रखिए, उसके अंदर एक दो लाइन चीजें आप डालिए, 150 वर्ड हो जाएगा, आप आराम से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने 15 का 16 का एनालिसिस में जो डिस्कस किया था अबाउट ईरान एंड इजराइल का बीच में जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, कि अभी आपके ईरान क्या है, न्यूक्लियर डेवलप कर रही है और इजराइल को थ्रेट भी दे रही है, और पास में भी थ्रेट दे चुकी है। तो इसीलिए इजराइल क्या कर रहा है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है तो ये इजराइल के लिए सही नहीं होगा। तो इसीलिए इजराइल क्या कर रहा है, प्रीएम्प्टिव अटैक कर रहा है ऑन ईरान। ओके,
ताकि इनको क्या किया जा सके, इनका जो कैपेबिलिटी है उसको कम किया जा सके। तो अभी इसमें इंडिया का इंटरेस्ट देखना है, जो मैंने ऑलरेडी आज जो वीडियो अपलोड किया था कल के तारीख का या फिर परसों के तारीख का, उसमें ये चीजें डिस्कस की है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, बाकी अगेन इसमें क्या है, न्यूक्लियर वेपन के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का और ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो अभी पाकिस्तान और ईरान, अभी पाकिस्तान किसका एनिमी है, हमारा इंडिया का। ईरान किसका एनिमी है, इजराइल का। तो ये दोनों ही देश के पास जो न्यूक्लियर है, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान से इंडिया को खतरा हो सकता है, ईरान से इजराइल को खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इंडिया और इजराइल आपके नेचुरल एलाई बन जाते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट अलाइन करता है। ओके, और अगर आप ईरान को भी देखें तो वो भी सपोर्ट करता है हिजबुल्ला को, हमास को अगेंस्ट इजराइल। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है लश्कर ए तोयबा को, जैसे मोहम्मद को, अगेंस्ट इंडिया। तो इससे क्या है, इंटरेस्ट आपका अलाइन होते हुए दिख रहा है। इसीलिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो कर रहा है, हमारा भी सिचुएशन कुछ वैसा ही है पाकिस्तान को लेके। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, इन सभी चीजों को उस तरीके से समझना जरूरी रहेगा। बाकी चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर से मैं दो मेरा पेंडिंग रह गया है 18 और 19 का, उसको भी आज कवर करने की कोशिश करूंगा। आप अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखिए और सिंपली पढ़िए, सिंपल तरीके से पढ़िए, साल भर पढ़िए, आपका पूरा आइडिया हो जाएगा एग्जाम के बारे में। और सबसे जरूरी क्या है, एक आपका हॉलिस्टिक आइडिया होना एग्जाम के बारे में, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है।